नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा टॉपिक है +2 केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में कई प्रकार के होते हैं। आज हमने पढ़ना है कि यूनिट सेल होता क्या है, इसमें क्या कितने प्रकार यूनिट सेल के होते हैं, किस चीज़ में मतलब किस यूनिट सेल में कितने से एटम प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और इसकी एक मेन बात ये है कि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है यूनिट सेल में कि कौन सा एटम किस यूनिट सेल में कहाँ रखा है और अपने कौन से एटम को टच कर रहा है। ये सिर्फ मेन बात है, याद रख ली। बाकी इसके अंदर याद रखने वाला कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही बात रखना है कि कौन सा एटम कहाँ रखा है, क्या है, कहाँ रखा है और किसको टच कर रहा है। कर रहा है। बस इतनी बात याद रखने की ज़रूरत है, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, जो कि सॉलिड स्टेट में सॉलिड का भी टाइप्स हैं, सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ यूनिट सेल के बारे में जानना है। तो यूनिट सेल के अंदर हम पढ़ते हैं क्या होता है। यूनिट सेल देखिए, यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस is defined as the smallest repeating portion for which shows the complete geometry of the crystalline substance like brick in a wall। क्या कहता है कि जो यूनिट सेल हमारे पास होता क्या है, यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग ऑफ पोर्शन। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन कैसे, जैसे कि हमारे पास कोई भी दीवार है, दीवार के अंदर हम ईंट लगाते हैं, तो वो जो ईंट है उसको हम स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन बोल सकते हैं। वैसे ही हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, उसके अंदर जो रिपीटिंग पोर्शन है उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया कि जैसे कि आपके पास कोई भी दीवार है, मान लीजिए कोई भी दीवार है, जैसे हमारे पास ये दीवार है, इसके अंदर ऐसे, ठीक है, इसके अंदर अगर वो ईंटें लगती हैं, ऐसे ईंटें लगती हैं, ऐसे ईंटें लगती हैं, ये देखोगे तो आप सारे सिमेट्रिकल हैं, इनका शेप साइज वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। तो क्या है, इनका शेप और साइज सेम है और बार बार ये रिपीट हो रही हैं, देखो। तो वैसे ही कि एक इसके अंदर वैसे ही सेम टू सेम तरीके से हमारे पास क्या होता है, यूनिट सेल होती है, जिसके अंदर सिमिलरली हमारे पास यूनिट सेल होती है। उसी को हम बोलते हैं कि जो हमारे पास कोई भी अपना मॉलिक्यूल है, कोई भी अपने पास सॉलिड स्टेट का कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर जो बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें हैं जो 3D स्पेस में, वो आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। फिर देखिए क्या होता है, यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ होल क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल भी देखिए, क्रिस्टल मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, स्पेस लैटिस क्या होती है। तो ये यहाँ पे क्या कहता है कि जो क्रिस्टल है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, यूनिट सेल। क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट यूनिट सेल होता है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ यूनिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एज लेंथ ABC along the 3 axis of unit cell and the angle alpha, beta and gamma between the pair of edges BC, CA and AB। ये क्या कहता है कि जो आपका यूनिट है, एक यूनिट सेल है, वो कैरेक्टराइज करता है कि इसके अंदर 3 एज लेंथ, जैसे कि हमारे पास ये है। एज लेंथ के लिए मैं बताता हूँ आपको एज लेंथ क्या होती है। एज लेंथ देखिए, आपके पास 3 डायमेंशन है, ये है X है, ये Y है, ये Z है, ये हमारे पास 3 डायमेंशन होगी। इसके अंदर हमारे पास 3 लेंथ होगी, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि आपके पास A है, ये A होगी, ये B होगी, ये C होगी, ये एज लेंथ होगी। ये यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये जो एज है, ये एज लेंथ होगी, ठीक है। और अभी क्या आगे क्या बताया है, द एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा इनके बीच का एंगल होता है, किस किस के बीच में, BC के बीच में होता है आपके पास अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा आपका एंगल हो जाएगा। CA के बीच में होता है आपके पास बीटा, यानी कि ये एंगल जो है ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। और जो AB है, इन दोनों के बीच में क्या एंगल हो जाएगा आपका, गामा, ठीक है। ये मतलब कहने का क्या मतलब है कि एक 3D स्पेस को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, 3D स्पेस को, ठीक है। एक 3D स्पेस को दर्शाता है आपका जो है यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं लैटिस।
सबसे पहले अभी जो हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा है क्रिस्टल, मतलब जो यूनिट सेल है वो एक क्रिस्टल की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो उससे हम पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है। देखिए लैटिस क्या होता है, पहले तो सबसे बात लैटिस क्या होता है, मान लीजिए मैंने जो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट ड्रॉ कर दिए ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। इन्हीं पॉइंट्स का 3D अरेंजमेंट क्या है, इन्हीं पॉइंट्स का 3D अरेंजमेंट ये हमारे पास पे लैटिस कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। यानी कि जो है जो जैसे ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको 3D स्पेस में लगा दें, किस स्पेस में लगा दें, 3D स्पेस में, तो जो हमारे पास जो फॉर्म बन के आएगी उसको हम बोलेंगे स्पेस लैटिस। क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस, ठीक है। द पॉइंट अरेंजमेंट इन 3D स्पेस, यानी कि जो पॉइंट्स हैं ये, इनका जो अरेंजमेंट है किसमें, 3D स्पेस में, उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, ठीक है। अभी अगर हम मान लीजिए इनके ऊपर एटम्स प्लेस कर दें, क्या कर दें, एटम्स, जैसे ये मैंने इनके ऊपर एटम्स प्लेस कर दिए, ये क्या कर दिए मैंने, एटम्स प्लेस कर दिए, क्या कर दिए, एटम्स प्लेस कर दिए, ठीक है। ये हो जाएगी भी बाद में हमारी। अब ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। जब तक हमने इसके ऊपर सिर्फ पॉइंट अरेंजमेंट करे थे तब तक ये हमारी सिर्फ सेल स्पेस लैटिस थी, लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए इसके ऊपर एटम्स प्लेस करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगी, ठीक है। अगर अभी जो है इस क्रिस्टल लैटिस में अगर हमें पता करना चाहें कि हमारे पास जो यूनिट सेल है वो हम कैसे पता करते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, तो देखो इसके अंदर यूनिट सेल हमारे पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता है ज़्यादातर। तो कैसे होगा, देखो ये जो चार एटम्स हैं इनको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये चार एटम्स के सेंटर को हमने ऐसे मिला दिया। अभी ये सिंगल प्लेन है यानी कि 2D में है। अगर 3D में होता तो इसके पीछे यहाँ पे भी कुछ एटम होता, ठीक है, जिसको हम डॉट से दर्शाते हैं। जो आगे एटम है उनको हम सर्कल से दर्शा रहे हैं, जो पीछे एटम उनको हम सिर्फ डॉट से दर्शा रहे हैं, डॉट से शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर ये कैसे हैं, पीछे वाले हैं, तो ये जो आपका जो क्यूब बन रहा है, क्या बन रहा है, ये जो आपका क्यूब बन रहा है, यही है आपका पूरा यूनिट सेल। क्या है, यूनिट सेल, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्यूब काफ़ी बनेंगे, क्या है, ऐसे ऐसे क्यूब काफ़ी बनेंगे। जैसे कि आपके पास अभी ये होगा, एक ये भी होगा, ये बन गया। सिमिलरली यहाँ पे जो एटम है उसके लिए ये बन जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गए, दो यूनिट सेल हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो यूनिट सेल बन गए। और दोनों के दोनों क्या है, रिपीट हो रहे हैं, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है दोनों की, क्या है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। इसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। ये था आपका यूनिट सेल, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्ट इन द क्रिस्टल लैटिस विच मेक्स द क्रिस्टल लैटिस आफ्टर रिपीटिंग इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि जैसे जो क्यूब्स थे वो रिपीट हो रहे थे, वही होते हैं आपके यूनिट सेल कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। टाइप्स यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं, यूनिट सेल के देखो मेनली तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है सेंटर्ड। प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव भी आगे हम पढ़ेंगे। प्रिमिटिव बेसिकली वो टाइप्स होते हैं जिसके अंदर सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट नहीं होता। जो एटम्स है वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। फिर आता है आपके पास सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है बच्चों, कि जो एटम्स हैं आपके पास, क्या है, एटम्स हैं वो सिर्फ जो कॉर्नर्स पे तो मौजूद होते ही हैं, उनके साथ साथ जो सेंटर पे भी मौजूद होते हैं। जैसे कि एफसीसी के अंदर क्या होता है, एफसीसी होता है आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिमिलरली बीसीसी क्या होता है, बीसीसी के अंदर आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। और ईसीसी क्या होता है बेटे, ईसीसी क्या होता है, देखो ईसीसी को क्या बोलते हैं, एज सेंटर्ड कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी क्यूब है, उसकी किन्हीं दो एजेस पे, यानी कि कॉर्नर्स पे तो है ही, किन्हीं दो एजेस पे अगर एटम्स प्रेजेंट है तो एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आज हमने पढ़ना सिर्फ, पर आज हम सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ेंगे, बाकी जो अगला जो है ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, ये क्यूबिक यूनिट सेल की
क्यूबिक यूनिट सेल की जो है आपके पास दे रखा है इसने। ये आपने क्यूबिक यूनिट सेल की एक इसके अंदर शेप दे रखी है, देखो कैसा होता है क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये इसके अंदर देखो, ये जो एक ब्लैक लाइन से क्यूब बना हुआ है, ये देखो क्या बना हुआ है, ब्लैक लाइन से क्यूब बना हुआ है। ये देखो ये रहा, ये क्यूब बना हुआ है, ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखो ये पूरा जो है ये क्यूब बना हुआ है यहाँ पे। ये क्या बना हुआ है, एक क्यूब बना हुआ ब्लैक लाइनिंग से। और जो आप ये जो रेड कलर के एटम्स देख रहे हो, ये इसके पिछले वाले सरफेस पे हैं। किस पे हैं, पिछले वाले सरफेस के ऊपर। और जो ब्लू कलर के आप सर्कल्स देख रहे हो, ये सर्कल नहीं स्फेयर हैं, ये इसके सामने वाले फेस पे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, एटम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी देखो हम पढ़ रहे थे प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये सिर्फ किसका डायग्राम है बेटे, प्रिमिटिव यूनिट सेल का डायग्राम है भाई, ध्यान रखना। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा, जिसके अंदर एक क्यूब होता है, जिसके चारों कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसके अंदर देखोगे एटम की संख्या तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 एटम है। जैसे कि आप कोई भी मान लीजिए आपके पास कोई कमरा है, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर का ही होता है ज़्यादातर, तो उसके अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, तो प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होता है। तो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होता है एक एटम, तो टोटल कॉर्नर 8 हैं, तो उसके अंदर 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, ये था उसका डायग्राम, ऐसा कुछ उसकी डायग्राम का होता है, जिसके अंदर प्रत्येक कॉर्नर पर। ठीक है, अभी देखो आगे आगे क्या है। अभी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। द एटम्स इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। यानी कि क्या है कि जो आपका एटम्स है वे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर ही मौजूद रहेंगे, बाकी किसी भी जगह पे, ना फेस पे, ना बॉडी सेंटर पे, ना एज सेंटर पे, कहीं पे भी आपको एटम्स नहीं मिलने वाले। जो एटम्स हैं वो सिर्फ बॉडी सेंटर पे, जो आपका कॉर्नर है उसी पे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एटम्स हैं इनका सेंटर जो है वो क्या है, ये क्यूब का जो एज है, कॉर्नर्स हैं, यही है। ठीक है, ये जितने भी कॉर्नर्स है इनका सभी का सेंटर यही है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, एटम्स एट प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली, एटम टच कॉर्नर एटम्स ओनली। एटम टच यानी कि अब मैंने थोड़े शुरू में बताया था आपको कि जो हमें सिर्फ यही बात ध्यान रखनी कि कौन सा एटम कहाँ रखा है और किसको टच कर रहा है। तो एटम्स रखे कहाँ हैं, रखे तो कहाँ पे हैं भाई, कॉर्नर्स पे रखे हुए। टच किसको कर रहे हैं, दूसरे कॉर्नर वाले एटम पे। मान लीजिए ये एटम जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये कौन से टच करेगा, इस कॉर्नर के टच करेगा, यानी कि एज लेंथ वाले कॉर्नर को। न कि ये जो देखो, अगर मान लीजिए एक एटम यहाँ रखा हुआ तो वो इस कॉर्नर वाले एटम को टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसका फेस डायगोनल एटम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, फेस डायगोनल कॉर्नर एटम। ठीक है, कॉर्नर एटम। जबकि ये जो सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एज लेंथ कॉर्नर एटम्स को टच करता है। किसको टच करता है, एज लेंथ, यानी कि जो लेंथ है, इस लेंथ के अलोंग जितनी भी ऐसी लेंथ्स हैं उनके अलोंग जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे। बाकी कोई भी न तो ये जो कॉर्नर है वो सिर्फ इस वाले को करेगा और इस वाले को करेगा, न इसको करेगा और न इन चारों कॉर्नर्स में से किसी को करेगा, और एक इसको करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसकी एज लेंथ ये है और एक ये एज लेंथ ये है। तो ये जो 3 लाइन्स जो हैं आपके देख रहे हो, ये जो 3 लाइन्स आप देख रहे हो, 1 2 और ये 3, ये जो एटम है, ये एटम इन सिर्फ 3 एटम को टच करेगा। ठीक है, न बाकी किसी एटम को टच नहीं करेगा भैया, ध्यान रख लेना। न तो इसको करेगा, न इसको, न इसको, न इसको और न ही इसको, बाकी किसी एटम को टच नहीं करेगा। ठीक है, ये था। अगला देखो, डू नॉट टच फेस डायगोनल कॉर्नर एटम्स ऑफ बॉडी डायगोनल एटम। भाई मैंने अभी भी बताया था कि ये जो डायगोनल है, ये इसका फेस डायगोनल एटम है, ये जो एटम है इसका बॉडी डायगोनल एटम है। तो ये सिर्फ एज लेंथ को छोड़ के बाकी किसी को टच नहीं करेगा। ठीक है, ये था। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है,
नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट्स प्रिमिटिव सेल, नंबर ऑफ एटम। अभी हमने नंबर ऑफ एटम्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भी इसके अंदर 8 एटम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पर निकाल रहे हैं फिर से नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम है बाय मास निकालेंगे। क्या है? बाय मास, यानी कि जो 8 एटम्स जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं उनका बाय मास कितना कंट्रीब्यूशन है। क्या है कि बाय मास कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये दे रहा, जिसके अंदर आपके पास है NCR, यानी कि कॉर्नर्स पर जितने एटम प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय 8 प्लस NF यानी का मतलब क्या है? फेस पर जितने एटम्स हैं, क्या है? फेस के ऊपर जितने एटम हैं डिवाइडेड बाय 2, और एज यानी कि कॉर्नर्स पर जितने भी एटम, सॉरी एज नहीं, यानी कि आमने सामने की दो साइड जिस पे जितने एटम प्रेजेंट डिवाइडेड बाय 4 प्लस उसके ऊपर प्रेजेंट है बाय 1, तो उनको सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास जितना बाई मास प्रेजेंट है एटम, क्या है? बाई मास जितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो आपके पास निकल के आ जाएंगे। तो अभी हमें निकाल रहे हैं सिंपल यूनिट सेल के लिए निकाल रहे थे, तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स पर 8 एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 8 एटम। ठीक है, 8 एटम प्रेजेंट होते हैं तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आता है फेस पे हमने देखा भाई सिंपल यूनिट सेल में फेस के ऊपर कोई एटम नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर फेस पे कोई एटम नहीं, जो ईच एटम है वो सिर्फ कॉर्नर्स पर मौजूद है। कॉर्नर्स पर हम निकाल लिए हैं, कॉर्नर्स पर हमने लिख लिया है, ना फेस पे है, ना एज पे है, ना सेंटर पे, कहीं नहीं है, तो तीनों के 0 0 0। अब इसका आंसर आएगा 8/8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1, यानी कि बाय मास उसके अंदर टोटल 1 एटम प्रेजेंट है। अगर आपसे पे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बाय मास, क्या है? बाय मास, या टेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल, तो उसके अंदर एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बाय मास है 1 है और कॉर्नर्स है 8, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? 1/8 आएगा। ठीक है, ये था। अभी बात अभी रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ के देखो भाई, आपके पास रेडियस ऑफ एटम यानी कि ये है रेडियस है, ठीक है, और एज लेंथ कौन सी है? एज लेंथ आपके पास ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की एज लेंथ है। अभी देखो यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो ये जो है एज लेंथ, ये दोनों के रेडियस के बराबर है, इन दोनों के रेडियस के बराबर आ रही है। यानी कि अगर ये आर है तो ये आर है और ये ए है, तो ये जो ए है ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा a = 2r, यानी कि जो एज लेंथ है वो किसके बराबर आएगी भाई? 2 रेडियस के बराबर। किसके? 2 एटम्स के रेडियस के बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एटम्स है वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा हम सेंटर से लेते हैं, तो इनके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस r हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r हो गया, और r + 2r जो कि a के बराबर है। ठीक है, अगला देखो भाई, आगे क्या है? नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, नियरेस्ट डिस्टेंस हमने अभी पढ़ा है कि ये जो 2 एटम है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है? क्या है? नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है? अभी देखो एक मिनट, ये जो आपके पास है इसके अंदर नियरेस्ट एटम देखो, एक एटम ये है, ये जो है, एक तो एटम ये है और एक एटम है ये, क्या है? ये 2 एटम, ये दोनों टच कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? a है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई गैप नहीं है, r है, ये r है। 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस उनका कहाँ से मेजर करेंगे? सेंटर टू सेंटर मेजर करेंगे भाई। कहाँ से? सेंटर टू सेंटर, यानी कि दोनों के सेंटर से मेजर करेंगे डिस्टेंस। यहाँ से r हो गया, ये r हो गया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? r + r = 2r, जो कि किसके बराबर है?
एज लेंथ के, किसके बराबर है, एज लेंथ के, जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नियरेस्ट, यानी कि ये तो हो गया, इसके बाद दूसरा कौन सा है, इसके बाद दूसरा देखो, अभी यहाँ से देखो, एक तो ये तो इसके तो ये होएगा, अभी उसके बाद एक ये है फेस डायगोनल, ठीक है, और एक है बॉडी डायगोनल, क्या है, बॉडी डायगोनल, ये यहाँ पे आता है, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल होता है। देखो फेस डायगोनल अगर हम निकालते हैं, देखो फेस डायगोनल अगर हम निकालते हैं, फेस डायगोनल निकालने का है अपने को, तो ये देखो इसके अंदर जो एज लेंथ है वो ऐसे निकलेगी, इसके अंदर एज लेंथ है ये ए है, ठीक है, और ये जो है ये ए है, तो ये यहाँ से निकाल लोगे तो ये √2a आएगी, ठीक है, ये आ गई। और अगर फेस लेंथ फेस डायगोनल का निकालते हो तो फेस डायगोनल के निकालने के लिए अपने पास कि देखो अपने पास ये लेंथ होनी चाहिए, ये लेंथ तो है ही, ठीक है, और ये निकालने के लिए क्या निकालोगे, देखो ये निकालोगे तो ये तो आ जाएगी ए, ये √2a है, तो ये कितने आ जाएगी, √3a। अभी आपको इतना तो पता ही है कि भाई √3 की वैल्यू √2 से ज़्यादा होती है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस में क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। और अप नेक्स्ट है, अगर उससे भी अगला पूछ लिया जाए तो √3a आ जाएगी भाई, ठीक है, ये था। इसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या बताया है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर वे होता भाई कोई भी एटम है उसको कितने एटम्स ने सराउंड किया है, क्या है, कोई भी आपका एटम है यूनिट सेल में उसको कितने एटम्स के द्वारा सराउंड किया गया है। तो देखो कितने एटम्स के द्वारा सराउंड किया गया है इसके अंदर, ये जो मान लीजिए आपका एटम है एक, ठीक है, ये एटम है मान लीजिए आपके पास इधर ऐसा सेम टू सेम इसके साइड में है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, इस एटम को 1 2 3, सिमिलरली इसके नीचे भी एक आएगा, इसके इधर भी एक आएगा और इसके इधर भी एक आएगा, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि देखो 3D स्पेस ये होता है, 3D स्पेस में हमारा पास होता है, ठीक है, 3D स्पेस होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 3D स्पेस है। इसके लिए मान लीजिए एक इधर भी होगा एटम, ठीक है, एक इधर एटम भी होगा और एक है दूसरी साइड में भी एटम होगा, ठीक है, तो कितने एटम हो गए 1 2 3 4 5 6 एटम हो गए। तो कोऑर्डिनेशन किसका, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन, क्या होता है, क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या है कि पैकिंग फ्रैक्शन है ये जो क्यूब है इसके अंदर एटम्स के द्वारा, जो आपका एटम्स है उन्होंने कितनी जगह घेरी है, कितना मतलब स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो वो निकालने के लिए हम निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। देखो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ एटम बाय मास या लिखना है आपको, न कि एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, ठीक है, आपको यहाँ पे बाय मास लिखना है भाई एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। और फिर आता है वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हम सारे स्फेयर लेते हैं, स्फेरिकल एटम्स हमारे पास, तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल हमारा क्यूबिक है भाई, तो क्यूबिक यूनिट सेल की वॉल्यूम के लिए हम निकालेंगे a/3 के फॉर्मूले से, किसके a/3 के फॉर्मूले से, वैल्यूज पुट करो, बायोमास एटम कितने प्रेजेंट होते हैं परमिटिव यूनिट सेल में, 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, स्फेरिकल एटम है अपने पास, इसके कितने प्रेजेंट होते हैं 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगी, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी a क्यूब, ठीक है। अभी देखो 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा। आगे देखो इसके अंदर 4/3 पाई r क्यूब बाय a क्यूब। अभी देखो अपने पास नीचे तो a क्यूब होगा, ऊपर r क्यूब है, तो इनको दोनों को एक जैसे कैसे करें, तो हमने रिलेशन पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये रहा यहाँ पे, ये रहा a = 2r, क्या है a = 2r, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करो a = 2r, क्या वैल्यू पुट करोगे a = 2r, a = 2r पुट करोगे तो 4 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई 3 2 × 2r की होल क्यूब, इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आगे क्या आएगा, देखो 4 पाई r क्यूब है, 2r का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 8r क्यूब आ जाएगा, 4 से 8 कैंसिल, 2 3 2 6 पाई/6। अभी पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, पाई की वैल्यू होती है 3/3.14, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा
0.52, ठीक है। अभी 0.52 कितना आ गया भाई, एक में से 0.52 एटम जो आपका फील्ड है, ठीक है। अभी हम निकालते हैं इसकी पैकिंग परसेंटेज। क्या निकालते हैं? पैकिंग परसेंटेज। क्या निकालेंगे? पैकिंग परसेंटेज। पैकिंग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100 से किसी भी चीज़ को 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास ये आया, इससे 50.52 है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। किसको? इसको 100 से डिवाइड करना है। तो ये पहले इसको हम पॉइंट हटाएंगे। क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 0.52 डिवाइड बाय, पॉइंट हटाना है हमें, सॉरी, 52 डिवाइडेड बाय 100 अगेन डिवाइडेड बाय 100। अगर ये 100 है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 52 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ऑल्सो 100। 100 से 100 कैंसिल, आपका परसेंटेज कितना आ गया? 52%। यानी कि इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन हम निकाल रहे थे, पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज, वो आपके पास 52% आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास वॉइड। वॉइड क्या होता है भाई? वॉइड होता है आपके पास खाली जगह। क्या है? खाली जगह कितनी होती है? क्या होती है? खाली जगह। कि जैसे कि आपके पास हमने अभी निकाला था, इसके अंदर ये भरी हुई जगह है, तो बीच में कुछ खाली जगह भी है, जैसे ये रही, ठीक है। ये जो है, ये खाली जगह भी है इसके अंदर, यहाँ पे भी ऐसे ये खाली जगह भी है। इस खाली जगह को, खाली जगह का परसेंटेज कितना है, तो हमारे पास अगर 100 में से हम भरी हुई निकाल देंगे, तो आपके पास जो खाली है वो आ जाएगी। और परमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो खाली जगह है वो आपके आती है 48%। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।